हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं भैया अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। ये किसी न किसी सेट में जरूरी ही पूछा जाता है और ये पूछा जाता है हमको 5 नंबर देकर जाता है और इसलिए बहुत ही जरूरी है। ये लगभग में पूछा ही जाता है और अगर ये नहीं पढ़े तो लेंस मेकर का सूत्र समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसी से बना है लेंस मेकर का सूत्र। अगर ये नहीं पढ़े तो लेंस मेकर का सूत्र समझ में नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ कैसा पृष्ठ होता है? वह पृष्ठ जिनमें अपवर्तन दबे हुए तल से हो। वह पृष्ठ जिनमें अपवर्तन दबे हुए तल से होता है। जैसे ये पृष्ठ हुआ तो इसमें दबा हुआ तल ये हुआ ना, तो जब इस पृष्ठ से अपवर्तन हो तो उसे अवतल पृष्ठ कहते हैं। तो हम मान लें कि ये हमारा है एक हो गया अवतल पृष्ठ। तो इस बिंदु को हम मान लें ए, इस बिंदु को हम क्या मान लें बी। तो यहाँ पर जो पृष्ठ होता है तो इसका बीच वाला बिंदु होता है, इसे हम कहते हैं मुख्य ध्रुव। और मुख्य ध्रुव को हम किससे लिख दिए? हम पी से। इस मुख्य ध्रुव को पी से लिख देते हैं। कोई भी प्रश्न होता है उसका एक मुख्य ध्रुव होता है, उसको लिखते हैं पी से। तो ध्रुव से जाने वाली एक सीधी रेखा, जाने वाली एक सीधी रेखा, जैसे ये ध्रुव है तो इस ध्रुव से जाने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष। तो ऐसे ये हमारी हुई एक मुख्य अक्ष। तो अगर ये अवतल पृष्ठ है तो ये किसी गोले का ही तो भाग हुआ होगा ना। तो अगर ये एक गोले का भाग हुआ तो इस गोले का केंद्र ही इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो हम मान लें ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। इसका वक्रता केंद्र कितना है? सी। वक्रता केंद्र सी है। जो ये अवतल पृष्ठ है, ये एक इधर वाला माध्यम कैसा माध्यम हुआ? विरल माध्यम। इस माध्यम का पूर्णांक कितना है? n1। और ये हमारा कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। और इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक हुआ n2। मतलब ये सघन माध्यम हुआ, एक प्रकार से ये इसे पूरा पूर्णतया क्या है? भरा हुआ है, पूर्णतया भरा हुआ है। तो अगर हम इस अपवर्तक पर देखो, अब इनकी हम थ्योरी लिख सकते हैं कि माना ए बी पी अपवर्तक पृष्ठ वाला। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? वह पृष्ठ जिससे अपवर्तन की प्रक्रिया होती है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो यहां पर माना ए पी बी अपवर्तक, ए पी बी अपवर्तक पृष्ठ वाला एक अवतल पृष्ठ है जो n1 अपवर्तनांक वाले, n1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम तथा n2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम को पृथक करता है। जो n1 देखो, ये n1 विरल माध्यम वाला अपवर्तनांक हुआ, n2 अपवर्तनांक वाला सघन माध्यम को पृथक करता है, मतलब अलग करता है, अलग करता है। ये एक प्रकार का सघन माध्यम हुआ है हमारा। इस जो पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। तो इसे इस पृष्ठ पर हमें एक प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो कोई भी दर्पण हो या लेंस हो या पृष्ठ हो, तो अगर वहां पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कोई यहाँ पर दो किरणें आपतित करते हैं, दो किरणें आपतित करेंगे। तो यहाँ अपवर्तन करवाना है तो मान लें हम इस ध्रुव से कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी है और वस्तु को, ये वस्तु कौन रखी है? ओ। और ध्रुव से कुछ दूरी पर जो वस्तु रखी होती है उसे हम कहते हैं बिंब। तो हम मान लें ध्रुव से कुछ दूरी पर एक बिंब रखा है, बिंब रखा है, जिससे एक किरण आपतित करते हैं इसके मुख्य ध्रुव पर, मुख्य ध्रुव पर। इस बिंब से एक किरण आपतित के इसके मुख्य ध्रुव पर, जो अपवर्तन के पश्चात सीधी चली जाती है, सीधी चली जाती है। अपवर्तन के पश्चात सीधी चली गई है। अच्छा, चूंकि ये अपवर्तन के पश्चात सीधी क्यों चली गई है?
क्योंकि देखो एक होता है साइन आई बाई साइन आर, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर बराबर हमारा क्या होता है एन। तो आई जीरो तो आर भी क्या होता है जीरो, क्योंकि देखो यहाँ से साइन आई बराबर साइन आर अगर देखा जाए तो अगर आई जीरो तो आर भी जीरो होता है। आई क्या हुआ, किसी भी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, अर्थात आई कहते हैं। तो आई हुआ अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण। तो जैसे हम यहाँ पर अभिलंब खींचना चाहते हैं तो ये हमारी आपतित किरण हुई। तो यहाँ पर जब अगर हमें अभिलंब खींचना है तो जहां पर बिंदु आपतित होती है वहां उसको हम ध्रुव उसको मिला दे वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से मिलाया जाता तो उसे अभिलंब कहते। तो यहाँ मिला तो ये अभिलंब हुआ, तो यहाँ पर आपतित किरण इसके साथ जीरो कोण बना रही है, तो जीरो कोण के साथ वापस चली जाती है। ठीक, तो इसके बाद हम दूसरी किरण यहाँ पर आपतित करेंगे। तो मान लें यहाँ पर हम एक किरण आपतित करते हैं, तो अब इस किरण को जाना कैसे चाहिए था, इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में अपवर्तन करवा रहे हैं। तो हम अपवर्तन का नियम जानते हैं कि अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसका खींचेंगे अभिलंब, इसका खींचेंगे अभिलंब। तो देखा जाए यहाँ पर किरण या ये भेज रहे हैं ना, तो जहां पर किरण आपतित होती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। तो ये किरण इस पृष्ठ पर कहाँ आपतित हो रही है, यहाँ पर। तो यहाँ ये आपतन बिंदु हुआ, तो आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं अभिलंब। ये जैसे हमारी हुई, देखो ये आपतन बिंदु हुआ, इसको हम मिला दिए वक्रता केंद्र से, तो यही हमारा हो गया अभिलंब। इस जो रेखा हुई इस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। तो हम एक बात जानते हैं कि जब विरल माध्यम से जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जो अपवर्तन के पश्चात ऐसे सीधे चली जाएगी, इस प्रकार ये झुक जाएगी, इस प्रकार ये झुक जाएगी। ये हमारा हुआ, ये अभिलंब हुआ, ये हमारी हुई अपवर्तित किरण। इस कोण को हम मान लें अल्फा है, इसको हम मान लें बीटा है, और इस कोण को हम मान लें गामा है। तो अब यहाँ पर हम आपतन कोण आई निकालेंगे पर अपवर्तन कोण आर। तो हम जानते हैं ये हमारी हुई आपतित किरण, आपतित किरण। तो एक बात पता है कि जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपतित किरण ये हुई और अभिलंब हमारा ये हुआ, ये हमारा हुआ अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है, आई कहते हैं, अर्थात ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, आई हो गया। और ये जानते हैं अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ये हमारी हुई अपवर्तित किरण और ये हमारा हुआ अभिलंब। तो इनके बीच जो कोण बनेगा उसे हम लिखते हैं आर से, उसे लिखते हैं आर से, अपवर्तन कोण कहते हैं, उसे लिख दिए हम आर से। तो ये हमारा फिगर बन गया। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः स्नेल के नियम से, अतः स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बाई साइन आर बराबर एन होता है, n21 लिखेंगे, n21 का मतलब क्या होता है, देखो जिस माध्यम में जा रहे हैं उसका अपवर्तनांक पहले लिखते हैं और जिस माध्यम से जा रहे हैं उसका अपवर्तनांक बाद में लिखते हैं। जा रहे थे हम सघन माध्यम में तो उसका अपवर्तनांक n2 है तो उसको पहले लिखे हैं, जा रहे थे सघन माध्यम विरल माध्यम से तो इसका अपवर्तनांक n1 है। अर्थात इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं n2/n1। तो यहाँ से हुआ साइन आई बाई साइन आर बराबर n2/n1, इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे। देखो इनका गुणा इनसे, त्रिया गुणा कर दें, इनका गुणा इनसे कर दिए। तो n1 का गुणा साइन से किया तो n1 साइन आई, इनका गुणा इनसे हुए तो n2 साइन आर, ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ पर ये बात भैया अच्छे से समझ लो कि यदि थीटा छोटा है, ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक। यदि थीटा छोटा है तो साइन थीटा ही थीटा के बराबर होता है, अर्थात साइन आई के बराबर होता है, साइन आई के बराबर होगा।
और साइन आर आर के बराबर होगा। साइन आई साइन आर आई के बराबर होगा, साइन आर साइन आर के बराबर होगा। और अगर कोई थीटा है वो टेन थीटा के बराबर होगा। ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं, कहते हैं कि यदि थीटा छोटा तो साइन आई है किसके बराबर होगा, आई। तो यहाँ साइन आई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। यहाँ n टू आर है तो क्या हो जाएगा, आर। ऐसे आई आर में क्यों बदले, देखो साइन है तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और इसमें ये कर्ण हुई तो हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ इसीलिए हम आई को हम अल्फा बीटा और गामा के रूप में बदलना चाहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा के रूप में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक होना चाहिए लंब। तो अगर ऐसे एक सीधी रेखा खींच दिए और इसे हम मान लिए m और इस बिंदु को हम क्या मान लिए n, इस बिंदु को हम n मान लिए। तो देखो हम i को अल्फा बीटा के रूप में बदलना चाहते हैं तो एक नियम ये भी पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर कोण a बन रहा है और यहाँ पर कोण हमारा b बन रहा है और यहाँ पर कोई बाहर वाला कोण कितना है c, तो जो बाहर वाला कोण होता है अंदर वाले कोणों के योग के क्या होता है, बराबर, अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ i का मान निकालना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि i कहाँ बन रहा है। तो i देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में बन रहा है ना, मतलब एक त्रिभुज इस प्रकार का है जिसमें यहाँ पर है i, यहाँ पर है अल्फा। देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, i, ये हुआ अल्फा, और इधर वाला जो एक कोण है वो कितना है, गामा। देखो ये जो त्रिभुज हुआ, जो i वाले में हमें i का मान निकालना है तो हम ये वाला देख रहे हैं। तो यहाँ पर अंदर वाला कोण अल्फा हुआ और आई हुआ और बाहर वाला कोण क्या हुआ, गामा। अर्थात हम यहाँ जैसे देख लिखें तो गामा बराबर लिख सकते हैं आई प्लस अल्फा, आई प्लस अल्फा। तो हम आई का मान निकालेंगे तो अल्फा को इसकी तरफ भेजेंगे तो गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये हमें पता चल चुका है। अब हम निकाल लेंगे आर का मान। तो देख रहे हैं आर इस प्रकार हुआ। तो यहाँ अंदर वाले कोण कौन है, बीटा और आर, और बाहर वाला क्या है, गामा। तो हम बता चुके हैं कि जो बाहर वाला कोण होता है अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है। अंदर एक आर हुआ और एक हमारा क्या हुआ, बीटा, एक हुआ बीटा। तो हम आर का मान निकालेंगे तो गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, इन दोनों का मान यहाँ पुट कर दें। तो ये हुआ n1 आई, आई का मान हुआ गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। n2 आर का मान हुआ गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। n1 का गुणा गामा से तो n1 गामा, n1 का गुणा अल्फा से तो n1 अल्फा, n2 का गुणा गामा से तो n2 गामा, n2 का गुणा बीटा से तो n2 बीटा। ये हमारा हो गया। देखो n1 का गुणा गामा से तो n1 गामा, n1 का गुणा अल्फा से तो n1 अल्फा हुआ, n2 का गुणा गामा से तो n2 गामा हुआ, n2 गुणा बीटा से तो n2 बीटा हुआ। अब हम एक बात जानते हैं कि अगर थीटा छोटा है तो थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा। यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा थीटा ही तो थे, कोण थे। तो गामा को हम क्या लिख सकते हैं, tan गामा n1, अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा n2, गामा को हम लिख सकते हैं tan गामा n2, बीटा को हम लिख सकते हैं tan बीटा। अब हम यहाँ अल्फा बीटा और गामा का मान निकालेंगे, अल्फा बीटा और गामा का मान। तो देखो हम यहाँ अल्फा बीटा और गामा का मान पहले निकालना सीख जाए। तो हम निकालेंगे tan अल्फा का मान, जैसे पहले tan अल्फा। तो देखा जाए tan अल्फा ये हुआ, तो ये एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज यही तो बन रहा, चूंकि यहाँ पर एक 90 बन रहा है। तो इसके लिए लंब कितना हो गया, mn, लंब हो गया mn हो गया। और इसके लिए ये जो आधार हुआ O से M हुआ, O से M, OM हुआ। tan बीटा निकालें, tan बीटा देखो यहाँ से ये एक त्रिभुज समकोण बन रहा है तो इसमें लंब कौन हुआ, mn, और आधार कितना हुआ, इस देखो यहाँ पर ये मिल रही है तो यहीं पर इसका बन जाएगा प्रतिबिंब। इसे क्या कहते हैं, I, इसे कहते हैं I। तो ये हुआ mi। इसके बाद लिखेंगे tan अल्फा, tan अल्फा। देखो ये हुआ इस प्रकार। तो यहाँ अल्फा ये हो तो इसके लिए लंब कौन हो गया, mn। tan थीटा और लंब बटे आधार होता है, आधार कितना हो गया, cm, आधार हो गया cm। इन सब का मान यहाँ पुट कर दिया जाए।
तो ये हमारा हुआ n1 tan गामा का मान हमारा कितना हो रहा है mn बटे cm, mn बटे cm। ये हुआ n1 tan अल्फा का मान हमारा हो गया mn बटे om। n2 tan गामा का मान हो रहा है हमारा, ये हमारा हुआ गामा, tan गामा। तो tan गामा का मान n2 tan गामा का मान हमारा हो गया mn बटे cm। n2 tan बीटा का मान mn बटे mi, mn बटे mi। तो देख रहे हो यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn। तो mn से mn पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, कॉमन ले लेंगे, वो हो जाएगा कैंसिल। तो अभी हम आगे इनका देखें। अब यहाँ से बचा कितना हमारा n1 बटे cm, n1 बटे om बराबर n2 बटे cm, n2 बटे cm माइनस n2 बटे mi, n2 बटे mi। अब देख रहे हो जो है cm m जो है p के बहुत नज़दीक होता है, p के बहुत नज़दीक होता है, क्योंकि ये इतना गोला होता नहीं, लगभग में इस प्रकार होता है। तो जो m होता है वो p के बहुत ही नज़दीक होता है। तो हम जैसे ये cm लिखा तो इसे cp लिख सकते हैं, m वाला बिंदु p के बहुत ही नज़दीक होता है। तो n1 जैसे cm है तो इसे हम लिख सकते हैं cp, m के जगह हम p लिख सकते हैं। तो n1 o m है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं p, n2 यहाँ p m है तो p, n2 बटे m, यहाँ से देखा जाए m है तो m के जगह हम p लिख सकते हैं pi। अब ये हमारा cp op cp और pi हुआ। तो हम इन सब का मान यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकाल ले जाए। जैसे हम निकाले pi का मान, p क्या है ध्रुव, i क्या है इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को लिखते हैं b से, और ये इस साइड में है, अगर जो चीज़ इधर में होती है वो प्लस होती है, इधर वाली चीज़ें माइनस में होती हैं, तो ये हो जाएंगी माइनस में। इसके बाद कौन हमारा हुआ cp, c क्या हुआ वक्रता केंद्र, और p क्या हुआ ध्रुव। तो वक्रता केंद्र से ध्रुवों के बीच की दूरी को लिखते हैं r, वक्रता त्रिज्या r, और ये भी इसी साइड में, इसलिए माइनस में हो जाएगा। इसके बाद हम निकालें, ये भी निकल चुका। अब हम निकालेंगे OP। O क्या हुआ ऑब्जेक्ट मतलब बिंब, बिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लिखते हैं, बिंब मतलब वस्तु के बीच की दूरी को लिखते हैं u, और u होता है माइनस में, u हुआ माइनस में। इन सब का मान यहाँ रख दो बस। cp का मान कितना है माइनस का r, n1 OP का मान है माइनस का u, n2 cp का मान है माइनस का r, माइनस n2 pi। तो हमारा pi का मान है माइनस का b, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस हमारा ये क्या हो गया प्लस हो गया। देखो r वाले पद को एक तरफ कर लेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ। देखो ये प्लस में है, इधर ही रख दिए। अगर ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो n2 बटे b, ये माइनस में है, उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। n1 बटे r, ये माइनस में उधर आएगा प्लस में, ये ऐसे लिखा है माइनस में, n2 बटे r। तो यहाँ पर n1 बटे u माइनस n2 बटे b, यहाँ पर r कॉमन है तो r को एक बार लिख सकते हैं। तो ये हो गया n1 माइनस n2। ये हुआ अवतल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र, n1 बटे u n2 बटे b बराबर n1 माइनस n2 बटे r। ये हमारा हुआ अपवर्तन का, अवतल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र। तो आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे लेंस मेकर का सूत्र।
और उसमें इसको आप ना भूलें, क्योंकि इसी से लेंस मेकर का सूत्र बनेगा।